ये जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है सबके माइंड में एक एसेट क्लास आता है जिसका नाम है रियल एस्टेट। आपने अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना होगा, एडवाइस देते हुए सुना होगा कि बेटा एक अपनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अब टाइम बदल गया है। 3 से 4 साल पहले सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ रीट्स। अब ये रीट्स क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इस पे कितना रिटर्न मिल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इस टॉपिक पे हमने काफी डीप रिसर्च की है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आई प्रॉमिस यू कि आप रीट्स के बारे में आपको काफी ज्यादा पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। यार, व्हाई इज एवरीवन सो ऑब्सेस्ड विद रियल एस्टेट? सबसे पहले देखते हैं कि रियल एस्टेट इतना अट्रैक्टिव क्यों है, क्यों लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, क्यों इतना जरूरी समझते हैं। इसके 2 रीजंस है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ना। आपने नोटिस किया होगा कि टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज में प्रॉपर्टीज के जो रेट है वो पिछले 10 से 15 साल में मल्टीफोल्ड बढ़े हैं। सेकेंड, रेंटल इनकम। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे चढ़ाया, एक पैसिव इनकम का आपका स्टेडी सोर्स बन जाता है। आप किसी भी वेल्दी इंसान का पोर्टफोलियो उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर बहुत बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। बट लाइक वी सेड, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। सो क्या है ये लिमिटेशन जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं? दैट लिमिटेशन इज कॉल्ड टिकट साइज। अब सबके पास 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ अमाउंट इनटू रियल एस्टेट। अब यार, कुछ लोग क्या करते हैं, लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है लोन लेकर, तो वो एक आमतौर पर अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती, क्योंकि आपको लोन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो आपकी पोटेंशियल रिटर्न्स को काफी हद तक कम कर सकता है। तो एक आम इन्वेस्टर क्या करे? यहीं पर एंट्री होती है कमर्शियल रियल एस्टेट की। फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। बट कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इस कॉम्प्लिकेशन का सोल्यूशन है रीट्स। आखिर ये रीट्स है क्या? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इस पूरी चीज को समझते हैं। मान लो आपकी एक बहुत बड़ी मॉल में एक छोटी सी दुकान है। अब उस छोटी सी दुकान को मैनेज करने में क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती है? सही टेनेंट ढूंढना, टाइम पे रेंट कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करवाना, सारे पेपर वर्क और टैक्सेस को हैंडल करना, एंड मेक श्योर करना कि जो आपकी शॉप है वो ज्यादातर टाइम फुल रहे, खाली ना रहे, यानी कि इसका जो फिल रेट है वो अच्छा हो। दिस साउंड्स लाइक अ फुल टाइम जॉब, राइट? अब इमेजिन कीजिए आपको उस दुकान के बदले एक मॉल का और ऐसे 10 बड़े बड़े ऑफिस पार्क्स का एक हिस्सा, यानी कि एक फ्रैक्शन खरीदने का मौका दे दिया जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रीट्स डज। अब क्या होता है इसमें, आप एसेंशियली एक पूरे कमर्शियल जो एक पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज का एक हिस्सा खरीदने का आपको मौका मिल जाता है, जिससे आपको जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड रीट्स के साथ आपको 2 बेनिफिट्स और मिलते हैं। पहला है डिविडेंड। अब यार, जितना भी उसका रेंटल कलेक्शन होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सेबी के अकॉर्डिंग कलेक्शन का मिनिमम 90% यूनिट होल्डर्स को एज डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये यूजुअली साल का 4 से 7% हो सकता है। सेकेंड इज योर कैपिटल एप्रिसिएशन। अब जैसे जैसे उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपके रीट्स का यूनिट प्राइस भी बढ़ता है, जस्ट लाइक आपका म्यूचुअल फंड की एनएवी की तरह। एक सेकेंड, हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है उसके बारे में तो बात करना भूल ही गए। उसका नाम है लिक्विडिटी। आपको पता है रियल एस्टेट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कि आप जब चाहो उसे नहीं बेच सकते हो। लेकिन जो रीट्स है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। आप उसको बिल्कुल शेयर्स या म्यूचुअल फंड की तरह ट्रेडिंग आवर्स में खरीद सकते हो और बेच सकते हो। एंड इंडिया में जो रीट्स है वो सेबी से रेगुलेटेड है, इस पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एप्लीकेबल है। पहला, मिनिमम 80% पैसा रेडी टू मूव इन, कंप्लीटेड कमर्शियल बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना होगा, एंड बाकी का जो 20% है थोड़ा रिस्की प्रॉपर्टीज जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड, मिनिमम 90% ऑफ द कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट होल्डर्स में एज डिविडेंड बैठना ही पड़ेगा। अब यार, ये जो रूल्स है इससे ये ना काफी सेफ हो जाता है, नॉट इन रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट गेटिंग स्कैम। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्चुअल लिस्टेड रीट को देखते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए इंडिया के सबसे पहले लिस्टेड रीट एम्बेसी रीट का एग्जांपल लेते हैं, इसको डिग इन करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर। अब यार, स्ट्रक्चर देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है स्पॉन्सर्स। ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो कि रीट शुरू करते हैं। एम्बेसी रीट के केस में ये हैं एम्बेसी ग्रुप एंड ब्लैकस्टोन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में से एक है। सेकेंड इज पब्लिक यूनिट होल्डर्स। ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट से यूनिट्स खरीदते हैं। थर्ड इज ट्रस्टी। ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, इन दिस केस दैट इज एक्सेस ट्रस्टी, जिसका काम होता है ये इंश्योर करना कि रीट का जो सारा काम है वो यूनिट होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। एंड द फोर्थ इज
मैनेजर। ये टीम रीट की प्रॉपर्टीज को डे टू डे बेसिस पे मैनेज करती है, टेनेंट लाना, रेंट कलेक्ट करना, मेंटेनेंस करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यार यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बेसी रीट के अंडर कितनी सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं। अब यार एम्बेसी रीट जो है वो इंडिया का पहला एंड एशिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रीट है। ये जो रीट है इसमें 51 मिलियन स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो ओन एंड ऑपरेट करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 14 बड़े ऑफिस पार्क, 6 होटल्स एंड 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी है। इनका जो है 75% एसेट वैल्यू बैंगलोर में है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, हाउ टू एनालाइज अ रीट। कौन सा रीट एक्चुअली अच्छा है। अब आपको ये तो समझ जाएगा कि रीट होता क्या है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना हो रीट में, देन हाउ विल यू डिसाइड कि आपको कौन से रीट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर आपके जो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स है स्टॉक मार्केट वाले, जैसे कि ईपीएस, ग्रोथ, पीई रेशियो एटसेट्रा, ये सब काम नहीं आते हैं। रीट को कंपेयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। एक एक करके उन पैरामीटर्स को समझते हैं। पैरामीटर्स को समझते साथ साथ हम जो लिस्टेड रीट्स है उनको भी कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इसको आप रीट की बुक वैल्यू समझ सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल एसेट की मार्केट वैल्यू माइनस द टोटल डेट, यानी कि रीट्स में जितने एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है माइनस उन प्रॉपर्टी पे लोन कितना चल रहा है। एनएवी से आपको रीट की इंट्रिंसिक वैल्यू का एक आइडिया मिल जाता है। एज अ थंब रूल अक्सर रीट्स जो होते हैं अपने एनएवी से 10 से 15% डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिया में 4 लिस्टेड रीट्स है, उसमें से अभी एज ऑफ 29 जुलाई एम्बेसी एंड ब्रुकफील्ड पे डिस्काउंट चल रहा है। नेक्सस एंड माइंडस्पेस जो है वो अभी थोड़े प्रीमियम चल रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है अपना वेल, विच इज वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक प्रॉपर्टी के खाली होने में कितना टाइम लग सकता है। जाहिर सी बात है द मोर द हायर द बेटर। अब यार अगर किसी प्रॉपर्टी का वेल 7 से 8 साल है फॉर एग्जाम्पल, दिस मीन्स की स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल रेंटल इनकम फॉर द लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर एम्बेसी और ब्रुकफील्ड 7.6 साल के वेल के साथ काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका जो कैश फ्लोज है अगले 7.6 इयर्स तक काफी स्टेबल रहने की उम्मीद है। नेक्सस का वेल 5 साल है जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट पैरामीटर इज ऑक्यूपेंसी रेट। अब ये बताता है कि रीट की पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज एरिया करंटली टेनेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑब्वियसली बात है द हायर द बेटर। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी रेट, किसी भी रीट का ऑक्यूपेंसी रेट इज 90%, देन दैट डेफिनेटली इंश्योर्स स्टेबल कैश फ्लो। अब यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट 97% के साथ क्लियर विनर है। इसके बाद आता है माइंडस्पेस 91% पे एंड एम्बेसी का ऑक्यूपेंसी है 85%, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रीट को अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% यूनिट होल्डर्स को देना पड़ता है। ये यील्ड बताता है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। अब यार ये जो होता है ना वो गारंटी नहीं होता है, ये जो ट्रस्ट की परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ब्रुकफील्ड रीट 6.30 की यील्ड के साथ सबसे आगे है। अगर आपके लिए रेगुलर इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये वाला जो पैरामीटर है काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लोन टू वैल्यू यानी कि LTV। ये रीट के डेट या लेवरेज को बताता है। ये जो फैक्टर है ये कंपनी के टोटल डेट को उसके टोटल एसेट के साथ कंपेयर करता है। यहाँ पर द लोअर द बेटर। कम डेट वाली जो कंपनी होती है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है उन पे लोन कम चल रहा है। यहाँ पे माइंडस्पेस एंड नेक्सस का LTV काफी कम दिख रहा है एट 17 एंड 19% रिस्पेक्टिवली। एम्बेसी का इन दोनों से काफी ज्यादा है एट 29% एंड ब्रुकफील्ड इज हाईएस्ट विद 33%, which definitely shows some risk. The last important factor is diversification and sponsor quality. एक अच्छा रीट वही है जिसका पोर्टफोलियो अलग अलग शहरों एंड अलग अलग टेनेंट्स में डाइवर्सिफाइड हो। इससे ओवर सप्लाई एंड कॉन्सेंट्रेशन का जो रिस्क है वो कम रहता है। प्लस एक अच्छा स्पॉन्सर जो है, जैसे कि अगर आपका ब्लैकस्टोन या ब्रुकफील्ड हो गया, ब्रांड रिकग्निशन, ट्रस्ट एंड अच्छी डील्स लाने में हेल्प करता है। इफ यू कंपेयर ऑल द लिस्टेड रीट्स तो एम्बेसी का पोर्टफोलियो प्रीडोमिनेंटली बैंगलोर फोकस्ड है विच इज 75%। वहीं माइंडस्पेस मुंबई एंड हैदराबाद दोनों में स्प्रेड है। ब्रुकफील्ड नॉर्थ इंडिया में है एंड नेक्सस जो है उसका जो पोर्टफोलियो है सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है, डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट इंडिया। अब यार जैसे कि आप देख रहे हैं हर रीट की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, कोई क्लियर विनर नहीं है। क्लियर विनर फॉर यू विल बी योर प्रायोरिटी। आपको हाई यील्ड चाहिए, आपको हाई ऑक्यूपेंसी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए क्लियर विनर कौन है। अब यार वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हम
इस ऐसी वीडियोस, ऐसे टॉपिक्स के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हमारी जो पूरी टीम है बहुत मेहनत करती है, बहुत डिग इन करती है, सारी इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करती है ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन आ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन रीड्स, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। लास्टली हम रीड्स के कॉन्स के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, एक बार उन पे भी नजर डाल देते हैं। प्रोस हमने आपको बता दिया, आपको समझ आ गए। लेट्स लुक एट द कॉन्स एज वेल। फर्स्ट, REITs will probably not give you crazy returns like stock market. 100 times 200 times ये सब आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको decent amount of money आप इसमें कमा सकते हैं if you combine REITs with emerging themes like हॉस्पिटल्स, वेयर हाउस एक्सेट्रा। वैसे भी इन इंडिया आपका जिस पेस से रेंट्स बढ़ेंगे ब्रॉडली उसी पेस से आपके रिटर्न भी बढ़ेंगे। सेकंड, इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टर्स इन REITs डू नॉट गेट द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स एंड दे ओनली रिसीव ट्रस्ट यूनिट्स। बेसिकली इन शॉर्ट, अगर आप REITs में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी भी तरीके से पार्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं बनते हैं। सो इफ यू आर ओके विद दीज टू कॉन्स यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर इन्वेस्टिंग इन REITs। दैट्स इट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे आपको REITs को लेकर सारी क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आई रियली होप कि आपको सारी क्लैरिटी REITs के बारे में मिल गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।